हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। 1950 के दशक, लड़कियों के उच्च शिक्षा के लिए सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और सबसे ज्यादा मानसिक वर्जनाओं से संघर्ष की कहानी आपने माँ की ज़बानी सुनी। लेकिन केवल कॉलेज में एडमिशन ही संघर्ष का अंत नहीं था। इस अंतहीन संघर्ष और मानसिक द्वंद्व की कहानी अब आगे माँ की ज़बानी प्रस्तुत है। तो माँ, जैसा कि आपने प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बारे में बताया, तो उससे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी नियंत्रण था और आपके लिए पढ़ाई को सुचारू रखना, कंटिन्यू करना ही बहुत ही दुष्कर कार्य था, लेकिन आपने सफलतापूर्वक उसको संपन्न भी किया। उसके बाद आप स्कूल से कॉलेज के लिए मुजफ्फरपुर चली गई और वहाँ एक कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो मुझे तो लगता है कि आपको सडनली स्कूल के बाद जैसे ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी पिंजरे में किसी पंछी हो और उसको आज़ाद कर दिया जाए, वहाँ कोई नियंत्रण नहीं और आप कॉलेज पहुँच गई और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से खुद ही रहती थी। तो आपका कॉलेज का सफ़रनामा कैसा था? वह एक तरह से बहुत ही सुखद था। सुखद अनुभूति इसलिए कि सचमुच में स्वतंत्रता भी थी और पढ़ाई का माहौल था। वहाँ भी देहात की लड़कियाँ भी आई थीं जो मेरे बराबर थीं, कुछ शहर की आई थीं जो अपने को हम लोगों से ऊपर समझती थी, लेकिन जो द्वितीय वर्ष की थी, जो हम लोगों से सीनियर की थी, उनका प्यार हम सबों को मार्गदर्शन में खूब मिलता था और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का भी लगाव फर्स्ट ईयर की लड़कियों के प्रति अधिक होता था। आपकी रैगिंग कभी हुई? नहीं, हमारे समय में वह सब नहीं था, बल्कि सहायता करनी थी, एक दूसरे को प्रॉपर गाइड करना था, रास्ता बताना था, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे गेट के अंदर ही रहना है, कैसे किससे बात करनी है, यह सब सिखलाने की प्रवृत्ति थी। मीटिंग होती थी हर शनिवार को और उसमें यही सब सिखलाए जाते थे। यह आपकी छोटी बहन आई है और छोटी बहनों को कहा जाता था यह आपकी बड़ी बहन है, आपको इसका आदर करना है, यह सब भी सिखलाया जाता था। चलिए, तब तो बहनों का प्यार आपको कॉलेज में जाकर के मिला और बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ पे सीखी भी। और जब भी कोई ग्रामीण परिवेश से शहर के कॉलेज में जाता है तो एक बिल्कुल नया अनुभव होता है, तो आपके लिए भी एक बहुत ही नया और सुखद अनुभव रहा। अब हमें ये बताइए कि जब आप कॉलेज में थी तो बड़ा स्वाभाविक सा है, जब लड़कियां या लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं तो उस एज में फिल्मों का आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। तो आप भी कभी आपने सोचा कभी जाकर के फिल्म देखना, या टॉकीज तो मुजफ्फरपुर में था ही? देखिए, न श्रव्य दृश्य साधन थे, न रेडियो था, न मोबाइल था। गांव से निकल के मैं गई थी जहां कुछ भी इस प्रकार की बातें नहीं थी। प्रायः लोग प्रभावित होता है समय से और एक दूसरे को देखकर। तो देखने में तो यही मिला कि कुछ था ही नहीं और कुछ लोग जाते ही नहीं थे सिनेमा वगैरह। अब चाचा लोग क्या करते थे सो तो मुझे नहीं मालूम। लड़कियों को तो बस शादी ब्याह में गीत गाने के लिए और वही देखने के लिए जाने की अनुमति थी। तो हम लोगों के मन में भी सिनेमा की बात आई नहीं थी। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि सिनेमा उस समय शायद पॉपुलर था, लेकिन शायद आपने नहीं देखा। कहीं ना कहीं एक नियंत्रण लड़कियों के ऊपर गर्ल्स कॉलेज चूँकि था तो रहा होगा। लेकिन आपका कोई पसंदीदा हीरो तो उस समय रहा होगा, कुछ तो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। जब हम बच्चे मेरे बड़े हुए और मैं प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को बच्चों को लेके सिनेमा जाने लगे, तब उसमें उपकार सिनेमा था और उसमें गाना था, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। जिस
गाना को मनोज कुमार गाए थे। यही कारण था कि मैं कह रही थी कि मनोज कुमार बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब नदियाँ का पार की कुछ ऐसा आया लगान, तो मैंने जब देखा सचिन को तो वह भी अच्छे लगे, तो उनकी कला मुझे अच्छी लगी। और यह पसंद और नापसंद की बात भी नहीं। तो उस पर तो मैं बाद में आऊँगा, चूँकि वो मुझे याद है उपकार फिल्म हम लोग बहुत छोटे थे तब हमने देखा था, और हमें याद है कि उस समय वो हीरो भी आपके बहुत प्रिय थे। जब आप कॉलेज में थी तब उस समय ही शायद आपकी शादी हो गई थी, तो ये बड़ा एक नया अनुभव, ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होता है जब आपकी शादी होती है। तो आप किस एज में और किस ईयर में थी जब आपकी शादी हुई? मैं फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ 57 में, 56 में, और 57 में ही शादी हो गई गर्मी छुट्टी में। बहुत अधिक झेलना पड़ा था मेरे पिताजी को, सामाजिक बातें सुननी पड़ी थी, इसलिए वे गर्मी छुट्टी में ही शादी कर लिए थे। कई बार मैं सोचता हूँ कि बाबूजी यद्यपि अब नहीं है हमारे बीच, वो कहीं ना कहीं ऊपर हम सबको देख रहे होंगे, तो बाबूजी मुझे बहुत भाग्यशाली लगते हैं कि आप एक तो पढ़ी लिखी थी, उस पूरे क्षेत्र में पहली महिला थी जो पढ़ी लिखी थी, देखने में भी बहुत सुंदर थी। तो ये बताइए कि कैसे आपकी शादी हुई? उस समय तो बहुत सारे प्रपोजल आते रहे होंगे आपकी शादी के लिए भी। हाँ, आते थे। एक सीतामढ़ी के डॉक्टर थे, उनका प्रस्ताव आया था, एक इंजीनियर का प्रस्ताव आया था, लेकिन इंजीनियर का परिवार दहेज 10,000 चाह रहा था और उनकी माता पिता नहीं चाहते थे शादी करना। तो जो प्रस्ताव आता था उसके लिए कहा जाता था कि वे लोग लबड़े होंगे, तभी तो प्रस्ताव दे रहे हैं। अगर कोई लड़का वाला लड़की देखने का प्रस्ताव रखता था तो उसको उच्छृंखल की संज्ञा दी जाती थी। तो वह समय कालखंड ऐसा था कि मतलब प्रस्ताव हमेशा लड़की के पक्ष, कन्या के पक्ष से ही जाना चाहिए था। लड़का स्वयं अपनी तरफ से या उसका परिवार अपनी तरफ से किसी भी लड़की के लिए अपना प्रपोजल नहीं भेज सकता था। नहीं। तो ये उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय का रीति रिवाज था, जिसको जैसा कि आपने बताया। तो आखिर क्या कारण था कि जो बाबूजी के घर की तरफ से या आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से बाबूजी के घर का को प्रपोजल गया, तो आपको कोई अंदेशा था कि आपकी शादी की जाएगी? आपको कोई बताया गया था या नाना जी ने बताया हो, घर में परिवार में किसी ने बताया हो? किसी ने कुछ नहीं बताया। बस मेरी बड़की बहन की सुरक्षा सर्वोपरि थी और उसी सुरक्षा हेतु मेरी माँ का तो कहना था पॉकेट में लड़का था, इसीलिए कहीं नहीं जाते थे और इसी लड़का पर थे। भैया का कहना था कि हम नहीं होने देंगे इस शादी को, और माँ का कहना था कि दो बेटी जिस घर में रहेगी उस घर में झगड़ा होना ही होना है। तो इस तरह से कुछ रोक लगी, लेकिन सारे रोक के बाद भी पिताजी ने निर्णय लिया और मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। तो मुख्य रूप से आपकी, चूंकि आपकी सबसे बड़ी बहन थी, उनकी शादी हुई थी और बाल विधवा थी, तो उनकी सुरक्षा संभवतः किसी भी पिताजी के लिए बेटी की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। तो वही सोच करके उन्होंने आपकी शादी कराई कि वहाँ पे वो सुरक्षित वो भी रहेंगी और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और आप उनकी देखरेख में होगा। तो संभवतः यह कारण रहा होगा। आप संतुष्ट थी इससे? यह प्रश्न मेरे लिए अनुत्तरित है, हम इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं समझ सकता हूँ उस एज में, उस कालखंड में ऐसे प्रश्न कुछ हैं जो संभवतः अभी भी उत्तर नहीं दिए जा सकते हैं, और मैं इस बात के लिए आपका सम्मान करूँगा। लेकिन ये बताइए कि जब शादी हुई उसके बाद जब आप पहली बार अपने ससुराल गईं, तो वहाँ लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? चूँकि एक इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू संभवतः पहली बार उस गांव में, उस पूरे क्षेत्र में आ रही होंगी। तो प्रतिक्रिया यही थी कि हम लोगों के साथ मिलके चूल्हा बनाएगी, कोठी बनाएगी और सारे कार्य करेंगी, तब तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग इस शादी को स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो कोबरे में मुझे कद्दू बनाने को दिया गया
और वो कद्दू मुझसे बन नहीं रही थी क्योंकि हम उतने बारीक बनाए नहीं थे। तो हमारे परिवार से कहा जाता रहा कि किछ ने सीखे ने छै मैं कथी सीखेल के। तो हम तो थोड़ा डर अवश्य गए थे, लेकिन अपने को हम तैयार कर लिए थे। मेरी माँ ने वस्तुतः मुझे सिखलाया था, सारी कलाएं मुझे आती थी। जब उन लोगों ने देखा कि उन लोगों को कपड़े की सिलाई की आवश्यकता होती है तो हम तत्पर होते थे। आटा गूंथना है तो हम तैयार होते थे, मसाला पीसना है तो हम तैयार होते थे। तो उन लोगों ने मुझे स्वीकार कर लिया था एक तरह से कि काम जानती है। तो उनके लिए काम, घरेलू कार्य जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। हाँ। और आपकी पढ़ाई लिखाई अपनी जगह थी। उनके लिए घरेलू कार्य में यदि आप पास हो जाती हैं तो आप एक्सेप्टेबल हैं, तो आपको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। लेकिन उसके बाद भी आपकी पढ़ाई मुजफ्फरपुर में जारी रही, शादी के बाद भी। तो क्या उसके बाद फिर आपने और बाबूजी ने दोनों मिल के साथ में बीएड किया और बाद में फिर एमए भी किया। तो जब आप बीएड में वहीं मुजफ्फरपुर में तुर्की कॉलेज में थी, तो वो भी अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब अनुभव रहा होगा, क्योंकि पहली बार कोई एक महिला अपने पति के साथ एक किसी कॉलेज में है, हॉस्टल में रह रही है जहाँ सारे पुरुष हैं। तो कुछ आप अपने बीएड का, जब पिताजी साथ में हो, शादी के बाद नई नई शादी हुई हो और हस्बैंड और वाइफ दोनों कॉलेज के हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही हो, तो वो भी 50 के दशक में, तो उस समय की ज़िंदगी कैसी थी? एक तरह से कहा जाए तो उस समय की जिंदगी और वर्तमान की जिंदगी से कोई तुलना ही नहीं थी। वहाँ भी काम ही प्रधान था। लड़कों के दिमाग में भी यही होता था कि स्त्रियों का काम है कपड़ा साफ करना, खाना बनाना, घर में झाड़ू बहारू करना, इसके बाद अगर एक्स्ट्रा पढ़ रही हो तो पढ़ लो, लेकिन मेरे काम सारे होने ही चाहिए। मतलब पढ़ाई का जो मेन कोर काम था वो पुरुषों का था और घरेलू काज महिलाओं का था। हाँ हाँ। तो वो परिपाटी चलती रही, अभी भी संभवतः वो सोच पूरी तरह बदली नहीं है, लेकिन काफ़ी परिवर्तन अब तो आ ही गया, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा भी। तो शादी के बाद आप दोनों ने वहाँ से बीएड किया, और शादी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है वो कैरियर का आता है। एक तो आपने घर वालों के जो बृहद परिवार था उसके विपरीत जाकर के पढ़ाई करी, उसके बाद आपकी शादी जैसा माता पिता ने डिसाइड किया वो किया। तेरा कैरियर का जब सिलेक्शन आया तो क्या आपने पहले से सोचा था कि शिक्षा विभाग में ही जाना है? नहीं सोचा था, मुझे तो डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन मेरा संयोग एक कि कॉलेज में गई तो वहाँ साइंस नहीं था, तो फिर वहाँ भी मेरी पढ़ाई हुई ही नहीं, तो मैं डॉक्टर मैं कैसे बन सकती थी। तो यह चॉइस भी मेरा था या नहीं था, यह नहीं निर्भर, इस पर निर्भर नहीं करता है। या बीएड कर लिया अर्थात टीचर बनना है, तो मतलब आपके पास विकल्प ही उस समय केवल शिक्षा विभाग हाँ, मुख्य रूप से बच गया था। फिर लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है उस समय, जब नई नई शादी हुई हो और आप कैरियर में जा रही हो और आपकी नौकरी भी लग गई, जिसमें शिक्षा विभाग में व्याख्याता के रूप में आपकी नौकरी लग गई, लेकिन पिताजी हमारे बाबूजी उन्होंने वहाँ आपके साथ वहाँ नौकरी नहीं ज्वाइन किया, उन्होंने काफ़ी दूर गुवाहाटी जाकर के आसाम में वहाँ शिक्षा विभाग में जाके उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया। तो इसका हम समझ नहीं पा रहे हैं कि 50 या 60 के दशक में तो नौकरियों की ऐसी कोई बहुत कमी नहीं रही होगी, आप लोग उच्च प्रशिक्षित थी, शिक्षित थी, फिर ये अलग अलग इतने दूरस्थ स्थानों पर नौकरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय नौकरी को लेके वो नहीं गए थे, ट्यूशन करने के लिए गए थे और अर्थोपार्जन के लिए गए थे। यहाँ उनकी नौकरी लग गई थी, वो सब इंस्पेक्टर में कटिहार में स्थान भी निर्धारित हो चुका था, लेकिन परिवार के दबाव के कारण गुवाहाटी जाना पड़ा, क्योंकि और परिवार के सदस्य गुवाहाटी रह रहे थे। तो उन लोगों को लगा कि हम लोग साथ साथ रहेंगे तो ज़्यादा इनकम होगा और मेरा घर चलेगा। लड़कियां कुछ अनमैरिड थीं उस घर में और उनकी शादियां देनी थी।
उनकी नौकरी तो बाद में 2 वर्ष के बाद लगी। मैं 62 से नौकरी कर रही थी, उनकी नौकरी 64 में लगी। तो कई बार घर के दबाव में, घर की जो दूसरी परिस्थितियां होती हैं, जैसे कई घर में लड़कियां थी जिनकी शादी होनी थी और शादी उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण था, दहेज की व्यवस्था करना। तो संभवतः घर वालों ने सोचा होगा कि अगर वो गुवाहाटी में दूर रहेंगे तो वो घर में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अगर आपके साथ रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो वो मैं समझ सकता हूँ। तो लगभग एक सिंगल वर्किंग मदर की तरह आपने 4-4 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे, चारों बच्चे, तो पिताजी को हम लोग साल में 2 बार शायद देखते थे, केवल जब वो छुट्टियों में आते थे या हम कभी छुट्टियों में गुवाहाटी जाते थे। तो पिताजी हम लोगों के लिए स्ट्रेंजर की तरह थे। तो आप सिंगल मदर की तरह ही आपने हम सबको पाला पोसा, तो ये क्रेडिट तो आपको वहाँ जाता है। आप जब कॉलेज में आपने ज्वाइन किया तो आप हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी थी, व्याख्याता भी थी, और वो ट्रेनिंग कॉलेज एक दरभंगा के बड़ा आइकॉनिक जगह पे था, जहाँ हराई पोखर के पीछे, लेकिन वो चारों तरफ एक जंगल जैसा माहौल था और वहाँ असामाजिक तत्व भी कई बार इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि लड़कियाँ वहाँ बहुत थी। कई घटनाएं ऐसी हुई बचपन में जब हम लोग खुद ही बहुत असुरक्षित अपने आप को महसूस करते थे, जब वो लड़के बाहर में आके छिटाकशी करते थे, इशारेबाजी करते थे, और कई बार वो पकड़े भी गए। तो 1-2 वाक़यात तो ऐसे ज़रूर आए जिसमें एक आध लड़कों को लड़कियों ने पकड़ा भी था, और लड़कियां भी रात को काफ़ी डरी। और जब मैं हॉस्टल में जाता था तो देखता था, हम लोग तो छोटे बच्चे थे, कि वो काफ़ी डरी रहती हैं। तो आपने उन सब परिस्थितियों का, जब चारों तरफ इतना प्रेशर रहा हो, डर का, भय का माहौल हो रहा हो, कोई सुरक्षा ना हो, तो आपने कैसे डील किया? जब बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं ना, तो लड़ाई करने की भी क्षमता आ जाती है, लगता है। तो मुझे अपने बच्चों को पालना था, उसके साथ साथ मेरी बहन थी, मेरा भाई था, मेरे जाउत थे, मेरी जैधी थी, बहुत मेरा अपना बड़ा परिवार था। इसके बाद हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, बहुत बड़ी चुनौतियाँ थीं, और उस चुनौतियों से लड़ने के लिए मुझे हर वक्त एक पांव पर खड़ा रहना पड़ता था। नियम बना दिया गया था कि लड़कियां झुंडों में निकलेंगी, यहाँ तक कि नहाने की जगह भी बाहर ही थी, नल था, थोड़ा सा घेर घार दिया गया था, लेकिन वहीं लड़कियों को नहाना था। तो नहाने भी 10-10 का ग्रुप था, उसमें एक गिरोह की लड़कियों को सुपुर्द किया जाता था भार कि सुरक्षा पर तुम ध्यान दो। वह 5-5 लड़कियां, लैट्रिन भी बाहर, बाथरूम भी बाहर, सारे खाना बनता था वह भी दूसरे कमरों में, और लड़कियों को स्वयं बनाना भी था। इस तरह से झुंड में लड़कियां जाती थी। मैं समझ सकता हूँ कि कितनी असुरक्षा की भावना उस समय व्याप्त थी, और मैंने देखा भी है। और महिलाओं की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। अभी भी जब मैं अपनी पुलिस सेवा कार्य में, मैंने देखा कि थानों में कई बार लड़कियों के लिए, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने उसकी काफ़ी व्यवस्था कई जगहों पे करी। तो जो महिलाओं की जो एक पृथक से जो आवश्यकता है, समाज उसको शुरुआती दौर में देख नहीं पाया। अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सेवा में आ रही हैं, तो संभवतः टॉयलेट्स भी बन रहे हैं, क्रेश बन रहे हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताओं हैं उनको, उनके ऊपर ध्यान भी दिया जा रहा है। लेकिन उस समय तो महिलाओं को कोई वर्किंग वुमेन के रूप में स्वीकार भी नहीं करता था। तो आपने ये सब उस समय देखा हुआ है जब ये सब चीज़ें थी, और ये अभी जो वर्तमान में कार्यकाल जो वर्किंग वुमेन हैं, उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि कितने स्ट्रगल के बाद आज ये सब सारी व्यवस्थाएं हो पाई हैं, कानूनन हो पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस इसके बाद आए हैं, उसके बाद हो पाई हैं, लेकिन एक लंबा समय लगा है जब हम इस स्थिति में आए हैं कि परिस्थितियां बेहतर अब हो रही हैं। तो माँ, आपका तो कार्यकाल वहाँ काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मेरा था, जो 60 के दशक में हमने देखा कि जो ट्रेनिंग कॉलेज की जो व्याख्याताएँ थीं, प्रिंसिपल्स थीं, या दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई सारे टीचर्स थीं, उनकी निजी ज़िंदगी, व्यक्तिगत ज़िंदगी कई बार बहुत अच्छी नहीं थी। कई उनमें अविवाहिता भी थी, कई तलाकशुदा थी, और कई के फैमिली में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स थी। तो चूँकि ये कई बार हमें दूसरे बच्चों से हम सबको भी सुनने को आता था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के कारण जो एक सामाजिक विद्वेष था,
या उनके प्रति जो एक देखने का नज़रिया था, उसके कारण कई बार वो शादी करती ही नहीं थी, या करती थी तो वो अहम के टकराव की वजह से टूट जाता था? क्या क्यों ऐसा था कि जो कामकाजी महिलाएं थी उनकी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी? हाँ, वह बात सत्य है। कुछ बेमेल शादियां होती थी जिसमें लड़के वाले लड़की वाले को छोड़ देते थे, और इस तरह से परित्यक्ताओं की संख्या वहाँ थी। बंगाली लड़कियां जो थीं, टीचर जो थीं, वो शादी नहीं की थी। लेकिन कुछ ऐसा भी परिवार था, राय, शर्मा, चौधरी और सिंह, इन लोगों का परिवार सही सलामत इसलिए था कि ये दोनों काम करने में महिलाएं सक्षम थीं। वे घर चलाते हुए अगर नौकरी करेंगी तब तो उनको पचा पाते थे लोग, अगर वे काम नहीं करेंगी तो उनको पचाना कठिन था। मैं अपनी ही जिंदगी की बात कहती हूँ, मेरे ऊपर तो कोई गार्जियन नहीं था, फिर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 बजे से उठना मेरा दैनिक चर्चा में आ गया था, और चूल्हे जलाना। तो मुझे वे लोग जो नहीं काम करने वाली थी, उनका जीवन जिनका दुखद था, वे व्यंग भी करती थी, यह क्या जीना, यह जीवन क्या जीना। लेकिन मुझे वही लगता था कि नहीं, मेरा तो जीवन जो होना था हो गया, मैं अपने बच्चों का जीवन तो अच्छा बनाऊंगी ही बनाऊंगी, कन्वेंट में पढ़ाऊंगी ही, भले ही मुझे सूखी रोटी नमक चावल खाना पड़े और फटा कपड़ा पहनना पड़े, लेकिन मैं करूंगी ही करूंगी। आपने किया भी, और इसके लिए हम चारों भाई बहन और उनके जो बाद का जनरेशन है वो सब हम आपके आभारी भी हैं, और हम सब इस बात को मानते भी हैं। लेकिन माँ, ये बात भी तो उतना ही सत्य है कि हम लोग का बचपन भी इतनी आसानी से नहीं बीता। तो माँ, एक सिंगल मदर थी आप, और लेकिन काफ़ी टफ टास्क मास्टर थी, और स्पोर्ट्स के प्रति और ख़ास करके खेल कूद के प्रति शायद आपका नज़रिया भी अलग था। उस समय सभी पेरेंट्स का नज़रिया ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि वो इंसिस्ट करते थे कि बच्चों को केवल पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। और मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग क्रिकेट ग्राउंड में या ग्राउंड में सभी आसपास के बच्चों के साथ खेला करते थे, तो कई बार आप एक बार मैदान में आती थी तो सारे बच्चे भाग खड़े होते थे। तो कई बार हमें लगता था हम लोग आपका कई बच्चे आपको हिटलर और डिक्टेटर भी कहते थे। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, मैं तो खुद खेलने वाली थी। मैं जब अपने कॉलेज में थी तो मैं हर खेल में भाग लेती थी, और आप लोगों को खेलने से मुझे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन मैं परख करना चाहती थी कि आप खेल किसके साथ रहे हैं, खेलने वाले आपके साथ जो खेलने वाले हैं लड़के, वे संस्कारी हैं या नहीं। और यही देखने के लिए मैं फील्ड में उपस्थित रहती थी, जो आप लोग उस समय समझ नहीं पाते थे। आपने यह भी देखा होगा कि डिटॉल और रुई लेके भी हम वहाँ रहते थे, जिसको चोट लग जाती थी उसको लगा देते थे, और जो पक्ष जीतता था उस पार्टी को हम खिलाते पिलाते भी थे। लेकिन लड़के कुसंस्कारी न हो, इस पर मेरी बहुत कड़ी दृष्टि रहती आपकी थी। कड़ी दृष्टि तो हम सबने देखा हुआ है, और ये बात सही है। आज आपने एक्सप्लेन कर ही दिया कि वो संगति को लेके आप परेशान रहती होंगी कि कहीं गलत संगत में बच्चे ना पड़ जाएं। लेकिन एक बात और है, जो आप कभी संतुष्ट नहीं होती थी माँ। अगर क्लास में सेकंड आ गया तो फर्स्ट क्यों नहीं आए, फर्स्ट आ गया तो मैथ्स में 100 क्यों नहीं आए, 99 क्यों आ गए। कई बार तो मैं झुंझला जाता था कि आखिर मैं क्या करूं जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। तो कभी भी संतुष्ट ना होना ये सही है, एक बार कई एक्सलेंस के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन आखिर क्या कारण था?